अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मामला वही है, यानी तहरीके अदम एतमाद का, और इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं दोनों जानिब से। अपोजिशन अपने नंबर पूरे करने की कोशिश में है तो हुकूमत को अपने लोगों की फ़िक्र है। हुकूमत के पास दो महाज हैं, उन्हें अपनी पार्टी को भी इंटैक्ट रखना है और इसके साथ साथ जो एलाइज हैं उनके भी गिले शिकवे दूर करने हैं। तो इसलिए ज़रा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस वक्त चैलेंज जो है वो गवर्नमेंट को दरपेश है। दूसरी जानिब एलाइज की गेम बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि वो अपोजिशन से भी मुसलसल राब्ते में हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी साफ तौर पर इनकार नहीं कर रहे हैं। ये कहा जाए कि वो हतमी तौर पर अभी तक अपना फैसला सामने नहीं ला रहे तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आखिर वजह क्या है? इत्तेहादी फैसला कर नहीं पा रहे हैं, किसी फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर फैसला कर चुके हैं सिर्फ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं? और ऐसा कब तक चलेगा? कब तक इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग के वक्त ही ये डिस्क्लोज होगा कि कौन किसके साथ था, या फिर उससे पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि किसके नंबर्स कितने हैं? तो ये बड़ा जानना ज़रूरी भी होगा और इंटरेस्टिंग भी। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी थोड़ा टॉन्ट किया है काफ लीग के हवाले से। काफ लीग ने उस पर जवाब भी दिया है और उन्होंने उनको उनका माजी याद दिलाने की कोशिश की है। MQM अपनी गेम कर रही है, वो लग रहा है कि किसी पर एतमाद नहीं कर रही है और इसीलिए वो कभी अपोजिशन से गारंटीज़ मांगती नज़र आ रही है तो कभी गवर्नमेंट को भी ये नहीं कहती कि हम आपके ऊपर पूरी तरह से यकीन रखे हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में होगा क्या, बनेगा क्या, इस पर अब बात कर लेते हैं। और जनाब एक और चीज़ जो इसमें वो ये भी है कि जो स्पीकर साहब है उस पर भी जो अपोजिशन है वो ताक कर हमले कर रही है, तो उनका फ्यूचर क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इमरान साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी एलाइज का क्वेश्चन लेके। इत्तेहादी ये कन्फ्यूजन डिलिबरेटली बरकरार रखे हुए हैं या सर्टनली उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, और क्या वो कब अनाउंस करेंगे कि वो किसके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना बात को समझे, इत्तेहादी जो हैं उन्होंने माजी में ना असल में खुद कभी फैसला किया नहीं इसलिए उनके लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें पहले फैसले का इंतज़ार है, इशारे का इंतज़ार है कि वो क्या क्या करें ताकि उनको उस इशारे या फैसले के बाद गारंटी भी मिल जाती है कि अच्छा हम अगर उस इशारे के बाद कोई फैसला करेंगे तो जो चीज़ें होंगी वो हमें मिल जाएंगी। देखिए इत्तेहादियों ने फैसले करने तो अपने फ़ायदे के लिए है ना। वैसे तो अगर आप देखें तो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो इन इत्तेहादियों के बारे में क्या कुछ नहीं फरमाते थे, लेकिन फिर अपनी कमज़ोरी की वजह से हुकूमत बनाने के लिए उन्हें इन इत्तेहादियों को गले लगाना पड़ा। अब इत्तेहादियों को इत्तेहादी ये समझते हैं कि ये उनके पास एक ऐसा मौका आया है जिसको वो पूरी तरह से इस्तेमाल करके अपने लिए मुस्तकबिल की सियासत को सिक्योर करना चाहते हैं। वो सिक्योर कर सकते हैं, लिहाजा वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आखिरी वक्त तक नहीं डिस्क्लोज करेंगे, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे और आखिरी वक्त तक चांस लेंगे और फिर उसके बाद वो फैसला करेंगे। हिलाली साहब, आपके ख्याल से मॉरली ये बात ठीक आपको नजर आ रही है कि ना बताया जाए कि हम किसके साथ खड़े हैं? पूरी कौम को एक कंफ्यूजन में रखा हुआ है। स्टॉक मार्केट जो है वो इस तरफ देख रही होती है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो चीज़ें आती हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, और आप हैं कि पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है, एक ही काम पे लगा रखा है। तो मेरा मतलब ये कि क्यों नहीं एलाइज जो भी फैसला है हाँ नहीं क्लियर करें? देखिए, साथ साथ हम सब कहते हैं कि पॉलिटिक्स में हर पार्टी, हर सेगमेंट वो चाहता है सबसे बेहतरीन डील हो उनके लिए। अब MQM सबसे राब्ता रख रही है, सबसे वो बात कर रही है, और जाहिर है जो उनको सबसे अच्छा डील देगी उनको वो ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या अजीब सी बात है या क्या कंफ्यूजन है? बाप जो है, अफवाहें ये है कि वो सब अपने आप को जरदारी के डिस्पोजल पे रख लिए हैं, मगर शर्त बाप का ये है कि जरदारी साहब ने तो कमिटमेंट दिया है, मगर वो कमिटमेंट की गारंटी हम फजलुर रहमान और नवाज शरीफ से भी चाहेंगे। अब वो उनका डील है। मौलाना साहब का जो आप देख रहे हैं एक बड़ा अजीब सा ये है, उनका ये है कि अगर भी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाएं, हम तो गवर्नमेंट को फंक्शन नहीं करने देंगे। इन अदर वर्ड्स,
हम गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, वो तो इंसरेक्शन और एनर्की की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे बहुत समीना, मुझे बड़ा कंफ्यूजन है। अलीम खान साहब वापस आए हैं, लगता ऐसे है कि वो 8 महीने जो जेल में गुजारे वो इमरान खान साहब को वो भूल नहीं सकते, और बिल्कुल उनकी ख्वाहिश ये है कि चीफ मिनिस्टर का पोस्ट उनको मिले। तो अब देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो देखिए इतना कंफ्यूजन है कि आई विश देयर वाज अ थ्रेड यही है कि ये एक की बेस्ट, मगर एक दफे ये हो जाएगा जब ये माने जो भी फैसला हो जाएगा, माफ करिए, और अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ ये हार जाए ये वोट इमरान खान, आई डोंट थिंक सो, मगर अगर हार जाए तो वो तो ये जो पार्टीज हैं एक एक को हाइना की तरफ अटैक करने लग जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी टेरेबल, ये छोड़ेंगे नहीं एक एक को। तो बेहतर ये होता, हम लोग सब कहते हैं कि हाइनाज की तरह अटैक करें, बेहतर है एक शेर को सपोर्ट दो इमरान खान को और आगे चलो उसके साथ। लेकिन खैर इसमें अभी देखना होगा कि ऐसी बातें होती तो हैं कि चलने नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान तो पहले दिन से ही इस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करे, लेकिन फिर भी बहरहाल फंक्शन कर रही गवर्नमेंट। लेकिन अब आपने 2 पॉइंट्स बड़े अच्छे उठाए हैं कि एलाइज के हवाले से भी और जहांगीर खान तरीन और अलीम खान साहब के हवाले से भी। तो मैं ज़रा सुनवाना चाहती हूँ आपको। इमरान इस्माइल जो गवर्नर हैं, उन्होंने इन दोनों हजरात के बारे में, जो पीटीआई के लोग हैं अभी तक, उनके बारे में क्या प्रेडिक्शन की? एक बात का यकीन है मुझे कि अलीम खान हो या जहांगीर तरीन, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन के जो भाई हैं वजाहत हुसैन साहब, उन्होंने क्या बात की है पीटीआई गवर्नमेंट के साथ रहने या ना रहने के हवाले से? तो इमरान साहब, भले वो अलीम खान साहब हों, जहांगीर खान तरीन साहब हों या चौधरीज़ के वो हैं, उनको इस बात का शिकवे हैं कि उनके खिलाफ केसेस क्यों स्टार्ट हुए, इंक्वायरीज क्यों हुई, नैब ने क्यों बुलाया, जेल क्यों जाना पड़ा। लेकिन सवाल मेरा वही है कि जो इन लोगों के बारे में गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है कि जी इत्तेहादी हमारे साथ ही हैं, ये हुकूमत की खाम ख्याली है? हुकूमत को सरप्राइज तो नहीं मिल जाएगा फिर? देखें समीना, इस वक्त असल सवाल पता क्या है? असल सवाल ये नहीं है कि इत्तेहादी क्या करेंगे, असल सवाल ये है कि इत्तेहादी चाह क्या रहे हैं। क्या वो इमरान खान साहब से उनके साथ रहते हुए मजीद कोई इख्तियारात चाह रहे हैं, या फिर वो अपोजिशन के साथ मुस्तकबिल के लिए बेहतर डील चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इत्तेहादी अब फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं। हाँ जी, इत्तेहादी अब समझते हैं कि ये इनिंग्स अब खत्म होने वाली है, लिहाजा हमें अब अगली इनिंग की प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें अगला कहाँ से ज्यादा स्कोप है हमारे लिए। क्या हम अपोजिशन के साथ जाते हैं, अगर हम नून लीग के साथ जाते हैं, जैसे हिलाली साहब कह रहे थे कि बाप के बारे में ये कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब के साथ, लेकिन वो पक्का क्या कर रहे हैं कि साथ नून लीग और मौलाना साहब भी उनको गारंटी दें। अब इशू ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, देखें, एक और आपको बात बता दूं बाप के हवाले से भी, कि बाप वाले जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो अगले टेन्योर में भी उनके पास ही रहे, वजीर आला उनका ही रहे। अब वो कैसे मुमकिन है? वो ऐसे मुमकिन है कि वफाक में जिसकी हुकूमत होगी अगले इलेक्शन के बाद, बलूचिस्तान में भी वही हुकूमत बनाएगा। अब बाप ने भी ये देखना है कि उनके लिए मुस्तकबिल में क्या बेहतर है, लिहाजा ये एक ऐसी खिचड़ी हर किसी की नजर अगले इलेक्शन पे अब खिचड़ी ऐसी पक रही है, और ऊपर से इत्तेहादी जो हैं। लेकिन एमक्यूएम तो किसी पे एतमाद ही नहीं करी, अगर कोई गारंटी दे भी दे कि भाई आगे ये चीजें होंगी। अब देखिए ना, वो पीपल्स पार्टी से मुलाकात करते हैं लेकिन ट्रस्ट नहीं करते, इधर वो गवर्नमेंट के साथ तो हैं अभी तक लेकिन ट्रस्ट नहीं कर रहे। समीना, बात यही है ना, वो किसी के साथ नहीं हैं। अच्छा, मेरी बात समझ ले, इत्तेहादी किसी के साथ नहीं देगा है। मैं अब आपको बता रहा हूँ, इत्तेहादी सिर्फ अपने साथ है, सिर्फ अपने इत्तेहाद। हाँ जी, खुद ही वो किसी के साथ नहीं है। उन्होंने अपनी देखना है कि उनका फायदा, सियासी फायदा किस, गारंटी किसकी चाहते हैं? गारंटी वो यही चाहते हैं, मैंने आपसे पहले अर्ज की कि उन्हें खुद फैसले करने की आदत नहीं है। उन्हें उस फैसले का भी इंतजार है कि हमें इशारा मिल जाए कोई ऐसा जिसमें हमें गारंटी भी मिल जाए, तो वो उसी वक्त दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा, चाहे हुकूमत की तरफ हो चाहे अपोजिशन की तरफ हो। दूसरी एक और बात आप देखें
कि जो इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, उनमें अब आप शेख रशीद साहब के हवाले से अगर देखें कि शेख रशीद साहब ने आज जो नया कट्टा खोल दिया, ये ओन गोल तो नहीं कर दिया उन्होंने? अब देखें ना, उन्होंने पहले इनको काफ लीग के हवाले से जो गुफ्तगू की उस पे देखें, उन्होंने कहा कि जी ये जो 5 लोगों से ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो शेख रशीद साहब को मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ कि फुलझड़ियाँ छोड़ने की आदत है, वो सियासत ये मीडिया में इन रहने का फ़न जानते हैं। अब काफ लीग मजीद इस पर नाराज़ हो गई है। मोहम्मद सलाई साहब ने उन्हें टिका के उसका जवाब भी दिया। अभी कुछ देर पहले जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई, उनके भी तर्जुमान का बयान आ गया। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान के लिए मसाइल बढ़ा रही हैं। ठीक है, मसाइल मैं हिलाली साहब का भी इस पे कमेंट लूंगी। हिलाली साहब, वो कहते हैं ना, नादान जो दुश्मन क्या अक्लमंद दुश्मन जो है वो नादान दोस्त से बेहतर होता है। ये शेख रशीद साहब इमरान खान साहब का फायदा करना चाहता है या नुकसान? क्यों इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं ऐसे मौके पे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं तो हैरान हो गया सुन के। मैं ये सोच रहा था, बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो एक ओन गोल लगता है। ये लगता है ऐसे कि उनको तोड़ना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इमरान याकूब से। ये जब कह रहे हैं, ये इस्माइल जो कह रहा है इमरान, इसका ये इस्माइल जो है वो इमरान इस्माइल है, इमरान इस्माइल, इधर तो सभी इमरान है। अच्छा, इमरान इस्माइल जो है वो जो कहता है कि हम लोग जिन लोगों को हमारे साथ जो हमारे पार्टी के हैं हम उनको जाने नहीं देंगे। ये क्या मतलब है ये इसका? माने कि या क्या ये इनको कैसे पता वो किधर वोट करेगा? और अगर पता भी हो कैसे उनको रोक सकते हैं? क्या आपका क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? इस सर मेरे ख्याल से तो वैसे ही है ना, ऐसे एक दूसरे को इनकरेज करने वाले। हिलाली साहब, असल बात ये है कि ये जो आइन के आर्टिकल 68A की भी ये तशरीह कर रहे हैं ना अपनी मनमानी, उसका भी मकसद सिर्फ ये है और इस तरह की बातों का कि उनको अंडर प्रेशर किया जाए, उनको ये कहा जाए, उनको ये बावर कराया जाए कि बच्चों अगर आपने जाने की कोशिश की तो हम आपको ज़बरदस्ती रोकेंगे, फिर आइन का उसमें आपको उस तरह से रगड़ा देंगे कि आपकी रुकनीयत भी नहीं रहेगी। तो ये इस तरह की बातें करके, और आज भी जो इजलास हुआ है उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है कि जो लोग भी पार्टी की खिलाफ वर्जी करेंगे फैसले की, उसके हम खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन समीना, जो बात अहम है ना इस मामले में वो ये है कि ये जो मर्जी करते रहे, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, जब कोई जुर्म होता है तो उसकी सजा होती है। इस पर हम आगे चल के जाहिर है ओपिनियन भी लेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे कि क्या कानून इस बारे में कहता है। लेकिन पॉलिटिकली एक और हिलाली साहब फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो ये कि वोटिंग से पहले, जिस दिन अदम एतमाद के लिए वोटिंग हो उससे पहले वो एक बड़ा जलसा करना चाह रहे हैं। और अभी ताज़ा खबरें ये आ रही हैं कि 10 लाख लोग जमा करने का टास्क दे दिया है उन्होंने अपने इस्लामाबाद की जो वहाँ पे कमेटी है ऑर्गेनाइजिंग, और उन्हें कहा है कि ये सबसे बड़ा जलसा होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है ये पॉलिटिकली एक अच्छा मूव है कि जब लोग अदम एतमाद के लिए कर रहे हो आप कहें कि देखें मुझे तो लोगों का एतमाद हासिल है? यस, वेरी गुड, बड़ा अच्छा है ये, क्या जबरदस्त। ये तो एक पॉलिटिकल जवाब है ना। ये बताना चाहते हैं कि अदम एतमाद जो तुम लोगों का है ये आवाम खास तौर पब्लिक शेयर नहीं करती है और ये मेरे साथ हैं। इट बी फैंटास्टिक मूव। मगर मैं आपसे इससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप तो क्या ये जो नो कॉन्फिडेंस क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है? अब तो मैंने ये सुना है कि स्पीकर के खिलाफ पहले आएगा, इसलिए कि स्पीकर साहब ने कहा है मैं तो जो लोग भगोड़े हैं, सॉरी वो जो लोग वो जो चमचे वो लोटे हैं, जब जो लोटा होने वाला है मैं उसको वोट नहीं करने दूंगा, मिसाल के तौर पे। तो अगर स्पीकर के खिलाफ आप वो उस किस्म का स्पीकर चाहते हैं, बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट आउट किया हिलाली साहब, और इसका बड़ा रेलेवेंट जवाब हम आपको दिला सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर खान साहब। तो उनसे हम आईनी और कानूनी मामलात पे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या समझ रहे हैं, आईनी और कानूनी तशरीह क्या कर रहे हैं इन सारे मामलात की। बहुत शुक्रिया आपका अनवर मंसूर साहब। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं असद कैसर साहब की गुफ्तगू भी सुनवा दूं जो उन्होंने अल्फाज कहे, और फिर मैं उनकी हैसियत के मुताबिक आपसे जानना चाहूंगी कि क्या स्पीकर ऐसा कर सकता है, कह सकता है। सुन लेते हैं जी उन्होंने क्या कहा।
तारिक इंसाफ के जो एमएनए थे वो अपनी लीडर के साथ चट्टान की तरह खड़े होंगे। जिस दिन अदम इत्तेमाद आया आप देखेंगे हमारे इत्तेहादी और हमारे अपने एमएनए पार्लियामेंटेरियन इमरान खान के साथ खड़े होकर इस अदम इत्तेमाद को नाकाम बनाएंगे। तो अनवर साहब, पहले तो यही फरमा दीजिए कि स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गैर जानिबदार हो, लेकिन जब स्पीकर इस किस्म के रिमार्क्स दे रहा है तो क्या उसकी गैर जानिबदारी पर अगर ऑपोजिशन सवाल उठा रही है तो वो जायज नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अंदर बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि स्पीकर को यूजुअली न्यूट्रल होना चाहिए और स्पीकर जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जाना नहीं चाहिए। मगर प्रैक्टिकली क्या रहा है कि जो भी स्पीकर होता है वो गवर्न होता है अपनी पार्टी जो इलेक्ट करके आती है। ये कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में अनफॉर्चुनेटली लिखा नहीं है, मगर प्रिजम्पटिवली स्पीकर को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल तो अब नहीं कहना वरना तो लोग कहते हैं जो न्यूट्रल है वो जानवर है। लेकिन इससे बड़ा इंटरेस्टिंग आगे एक वो चीज़ चल रही है अनवर साहब के, ये कहा जा रहा है कि अगर ऑपोजिशन अब इस बात पर फैसला कर ले कि अदम एतमाद की वोटिंग से पहले स्पीकर के खिलाफ ही अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी जाए, तो फिर क्या वो स्पीकर प्रिजाइड नहीं कर सकेगा कौमी असम्बली का वो सेशन? जी, अगर वो जमा करा दी जाए तो उसूलन तो फिर पहले स्पीकर का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरा। ये तो एक पॉलिटिकल मूव है और स्पीकर जो है अगर उसके खिलाफ अदम इत्माद का वो जमा कराया जाए तो टेक्निकली उसका वोट पहले होना चाहिए, बिकॉज जब अगर स्पीकर नहीं होगा तो जाहिर है कि वो कॉल नहीं कर सकेगा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी अदम इत्माद के लिए। और डिप्टी स्पीकर अगर आता भी है उधर तो उसके भी कुछ इख्तियारात होते हैं और नहीं होते हैं। अब उसका किस तरह से देखा जाएगा उसको, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। बिकॉज इसमें पता है कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जो शख्स वोट करेगा प्राइम मिनिस्टर के नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर दूसरी पार्टी के लिए, तो वो अपना जो एमएनए का हैसियत है वो खो देगा। नाउ क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या उस आदमी को वोट करने से पहले हटाया जा सकता है या नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो कि उसने इधर वोट करना है या उधर वोट करना है। और अगर वो ये कहते हैं वोट करके बाहर जाता है, वो काउंट ना करें हम उसको, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा, बिकॉज ही कंटिन्यूज टू बी एन एमएलए। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो है इशू, ये एक है। मगर साथ में एक और भी इशू है कि एक ये चीज चैलेंज नहीं की जा सकती कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। जो इंटरनल वो होती हैं चीजें, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और असेंबली की कार्रवाई को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल लेकिन अनवर मंसूर साहब ये बताइएगा कि क्या वोट करने से पहले सिर्फ इस बिना पे कि अगर हुकूमत ये कहे कि हमारे अरकान आज इजलास में ना आए और उनके 2, 4 या 10 लोग आ जाएं, तो सिर्फ स्पीकर इस बिना पे उन्हें उनकी रुकनीयत ख़त्म कर सकता है या कि जी आप इजलास में क्यों आए हैं? नहीं, स्पीकर का टेक्निकली ये वो नहीं है, वो है वो तो किसी इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफर करेगा। सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो एमएनएज वोट दें और वोट के बाद पार्टी का सरबराह थ्रू स्पीकर उन्हें ये इलेक्शन कमीशन को भिजवाए कि इनकी रुकनीयत कैंसिल कर। लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन आ रही है, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जैक्टली यही बात कही थी, मगर साथ में मैंने ये कहा था कि इशू ये है कि अगर एमएनए को वोट करने नहीं दिया जाए किसी को, तो वो चैलेंज नहीं हो सकता हाई कोर्ट के अंदर। उसकी वजह यह है कि जो कार्रवाई होती है पार्लियामेंट के अंदर, वो चैलेंज नहीं हो सकती है कोर्ट्स के अंदर। ठीक, तो अनवर मंसूर साहब, फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टी ये फैसला कर रही है कि इस मौके पे हमें जाना ही नहीं है, एब्सटेन करना है, तो इस बुनियाद पर स्पीकर जो भी रूलिंग दे
मतलब वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन वो उनका वोट मुस्तरद कर दे इस बुनियाद पर, तो वो इसका मतलब है वो मुस्तरद ही कंसिडर होगा वोट, वो मुस्तरद कंसिडर होगा। एमएनए खत्म नहीं होता है वो, मगर उसका वोट मुस्तरद हो जाएगा। वोट मुस्तरद। तो अभी फिलहाल तो उन्हें मसला वोट का ही है, डिस्क्वालिफिकेशन तो बाद में होती रहेगी। अच्छा, एक और चीज आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर कानूनी करार दे दिया, जो कुछ दिन पहले एक ऑर्डिनेंस के जरिए जारी किया गया था। अनवर मंसूर साहब, आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह से ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दे सकता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास ये कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए कि कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई ऑर्डिनेंस आता है तो उसको ये समझा जाएगा कि ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, और उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये कहे कि ये ऑर्डिनेंस जो है गैर कानूनी है। और उन्होंने उसी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर वज़ीर आज़म साहब को भी और जो दीगर वुज़रा हैं उनको नोटिसेस भी जारी किए हैं कि वो क्यों खिताब कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत वाज़े उस पर अब नजर आने लगा है कि शायद एक बायस क्रिएट हो गया है इलेक्शन कमीशन के अंदर, बिकॉज ये उसके पास इख्तियार नहीं है। ये कानून जो है बहुत वाज़े है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि ऑर्डिनेंसेस, अगर असेंबली बैठी हुई नहीं है तो ऑर्डिनेंस आ सकता है। मैं इस चीज को मानता हूं कि ऑर्डिनेंस एक रेगुलर बेसिस पे नहीं आना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि ऑर्डिनेंसेस एक रेगुलर बेसिस पे नहीं आने चाहिए, मगर साथ में कॉन्स्टिट्यूशन उनको परमिशन भी देता है। और अगर कोई किसी ने निकाला है तो अलावा सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी ये डिक्लेयर करे कि ये गैर कानूनी। अनवर साहब, हिलाली साहब भी शायद कुछ बात करना चाह रहे। जी हिलाली साहब। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके माने अभी हम समझ सकते हैं क्यों प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने मूव किया, इसलिए कि अब उनको जिनको रोकना है वो रोक सकते हैं, और फिर उनको फिर बाद में उनके डिसिप्लिनरी एक्शन शायद निकाल भी सकते हैं। यू कैन विड्रॉ पार्टी मेंबरशिप। तो यही बात है जो प्राइम मिनिस्टर इतने खुश हैं। मसूद साहब जी, ये इसीलिए कर रहे होंगे कि अगर वो वोट जो है वो उनका कैंसिल हो जाए तो या वो एक्सेप्ट ना किया जाए या उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि इलीगल है, तो उस सूरत में नेचुरली ये वाजे हो जाएगा कि ये इन्होंने वोट करने के लिए ये आए थे और उन्होंने वोट किया, तो इसलिए उनको निकाला जा सकता है। ये कहकर के स्पीकर को लेटर लिखेगा हेड ऑफ द पार्टी, और वो ये कहेगा कि इसने वोट किया करने के लिए गया है और वोट किया है उसने, चाहे वो डिक्लेयर भी हो जाए कि ये एक चाहे वो एक्सेप्ट हो, मुस्तरद हो, वो लहदा बात, लेकिन उसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनवर मंसूर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त, जब उनकी आईनी और कानूनी राय नाज़रीन आपने जानी। ब्रेक पर जाना, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं इमरान साहब आपसे करना चाह रही हूँ और उसके बाद फिर ब्रेक की तरफ जाते हैं। वज़रा की जानिब से कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी आए हैं। फवाद चौधरी साहब भी कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि इतनी तलखी बढ़ गई है, और कुछ ये भी बात की जा रही है कि जनाब क्यों ना मामलात को सुलझाने की बात की जाए। तो मैं इस पर ज़रूर आपकी राय जानूंगी ब्रेक से आके कि क्या देख रहे हैं, क्या वाकई अब वो वक्त है कि जहाँ पर वापस खींचा जा सकता है मामले को जो इतना आगे बढ़ चुका है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, वापस आते ब्रेक के बाद। चलें जी, वज़रा बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, यहाँ ये करने में उन्होंने बड़ी ताख़ीर नहीं कर दी, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को कैसे रोक पाएंगे वो जो इतनी तुंदो तेज़ तकारीर कर रहे हैं। इमरान साहब, कल फिर जलसा है, तो क्या इमरान खान साहब भी इस बात को फॉलो करेंगे कि थोड़ा धीमा कर लें काम? देखिए समीना, मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, मुल्क को अनारकी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए, और हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है। बल्कि मैं तो जो सुबह मेरा कॉलम छपेगा आज मैंने उसी पे लिखा है भी कि इमरान खान साहब खुदारा ट्रंप बनने की कोशिश ना करें। जिस तरह ट्रंप ने, आपको याद होगा, 6 जनवरी को कॉल दे दी थी और सबको कैपिटल हिल्स पे वहाँ बुला के आज तक लोग वहाँ पे पेशियां भुगत रहे हैं, और 700 कुछ अफराद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है।
उसी तरह पे यहाँ पे ये ना हो कि ये इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठा कर लें और फिर वहाँ पे एक ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी और ऐसे हालात हो जाएं कि फिर किसी और को इंटरवीन करना पड़े। और जो शेख रशीद साहब ने भी इशारा दिया है कि 1 साल बाद इलेक्शन है और ये ना हो फिर 10 साल तक इलेक्शन ना हो सके, तो ये सारा जमहूरी अमल को इसमें तो गवर्नमेंट इनकी अपनी है ना, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों क्योस क्रिएट करेंगे? नहीं, मेरी बात तो उस वक्त भी तो ट्रंप अपना ही था ना। नहीं, वो तो जा ही रहा था ना, गया तो नहीं था, वो इलेक्शन तो हो चुके थे। देखिए बात ये है, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ आपसे कि हुकूमत में रहते हुए आपको ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करना, जिम्मेदारी भी आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी होती है। चलिए वाकफा ने हाल तो दे दें, वजीर आला कौन बन रहा है, $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए फवाद चौधरी साहब की जो बात सामने आई है कि उन्होंने चौधरियों से ये कहा कि ऐसा है कि आप कोई ऐसा बंदा बता दें जिस पे सब मुत्तफिक हों, और या आप जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब को राजी कर दें। लेकिन हमारे वाकफा ने हाल ने ये बताया कि लाहौर की एक शख्सियत जो है वो एक्टिव हुई है, और लाहौर की एक शख्सियत जो है वो मियां असलम इकबाल साहब के लिए एक्टिव हुई हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जी मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अलीम खान को और जहांगीर तरीन को राजी कर लेता हूँ, अगर वो राजी हो गए तो फिर चौधरियों से भी बात हो जाएगी और मियां असलम इकबाल को आप बना दें। अब हाँ जी, अब इमरान खान साहब जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो देखिए इस हवाले से क्या करते हैं। लेकिन अगर वो शख्सियत वाकई कामयाब हो गई तो फिर मियां असलम इकबाल जो हैं वो आइंदा वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। हिलाली साहब का भी ले लूं। हिलाली साहब, आपके ख्याल से किसको बनाना चाहिए वज़ीर आला? मेरे ख्याल में चौधरी निसार इज अ गुड पिक। अच्छा, अरे वाह, हिलाली साहब तो बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन लाए हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। चलें जी, ठीक है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है वज़ारत आला पंजाब के हवाले से भी, और ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद का भी क्या बनता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और उसके बाद बात करेंगे एक और अहम इशू के हवाले से। वो ये जनाब के भारत की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल उनका आके गिरा। बाद में उनकी वजाहत आ गई कि जनाब ये कोई टेक्निकल एरर हो गया था तो पाकिस्तानी हदूद में ये आ गिरा। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ इतनी ही बात थी, ये कोई शरारत तो नहीं थी, या वाकई ये नाअहली थी? इस पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इस पर डिटेल में बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, कुछ दिन पहले ये वाक़या पेश आया मियां चुन्नू में, और एक सुपरसोनिक भारतीय मिसाइल जो कि अनआर्म्ड था वो पाकिस्तानी हदूद में गिरा। उसकी कोई पेशगी इत्तला नहीं थी, और उसके बाद जब DGISPR की जानिब से इस वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रद्द-ए-अमल दिया गया, तो उसके बाद भारत की जानिब से एक वजाहत जारी की गई कि जनाब ये गलती से यहाँ पर आ गिरा, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने आड़े हाथों लिया, और उन्होंने क्या कहा ज़रा सुन लीजिए। हमें जवाब चाहिए कि ये क्या हुआ। आपने इस हरकत से पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को तहबाला करने की कोशिश की है। 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान एक झड़प का जरिया बन सकता था। मैं तवक्को कर रहा हूँ बहसीत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कि मुझे इसका मुनासिब जवाब मिलेगा। तो मजीद उन्होंने इसकी जवाब मांगा है, जवाब तलबी की है, और ये भी पता चला है कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी भारतीय नाज़िमुल उमूर को बुलाकर इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो इस सारे वाक़े पर यह क्यों हुआ, इसके पीछे मकसद क्या था, और पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा रहा, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे इस सेगमेंट में। ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आपको बहुत खुशामदीद कहती हूँ गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो यही फरमाइएगा, आपके नज़दीक आपको क्या इस वाक़े की वजूहात नज़र आ रही हैं? ये सरासर नाअहली हो सकती है या कोई सोची समझी शरारत भी हो सकती है भारत की? देखिए, कोई पॉसिबिलिटी हम रद्द नहीं कर सकते, लेकिन मेरे नज़दीक ये सोची समझी एक स्कीम के तहत काम हुआ है ये, क्योंकि इस किस्म जो मिसाइल्स हैं, जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं, इन सब में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म होता है इसमें, और जो ही जो लॉन्च करने वालों को एहसास होता है कि मिसाइल गड़बड़ कर रहा है, ये रोग हो गया है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है ये, तो उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया जाता है, मिसाइल सेकंडों में तबाह हो जाता है उसमें। भारत के पास ये सब कुछ मौजूद था, इसके बावजूद उन्होंने नहीं किया, और काफ़ी अपने टेरिटरी में ट्रेवल करने के बाद जब ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया तब भी उन्होंने इसको कुछ करने की कोशिश नहीं की। तो जिससे इस बात को तक़वियत पहुंचती है कि उनका वाज़ेह इसका मकसद था ये, और जो मकसद हो सकते हैं, नंबर 1 तो बड़ा वाज़ेह है कि वो जानना ही चाह रहे थे कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा इसको,
और पाकिस्तान का जो पीस टाइम में, देखिए इस वक्त हालत जंग में नहीं है, पीस टाइम में है, पीस टाइम में पाकिस्तान का इसके बारे में रिस्पांस कैसा रहेगा और क्या मैकेनिज्म है पाकिस्तान का जो है डिफेंस का या दूसरे जो हमारे तरीकाकार है वो कैसे हैं, इसको इनको जज करने का भी एक वजह हो सकती है इसकी। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये गलती से हुआ है। गालिबन लॉन्च करने के बाद क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं किया गया इसको, जो हो सकता था, तो आपको इसकी इंटेंशन, तो इससे ये सही। मैं जरा, मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिएगा, मैं हिलाली साहब का भी इस पे कमेंट जरूर लूंगी। हिलाली साहब, आपको भी यही लग रहा है कि ये कोई सोची समझी हरकत थी, ना कि कोई गलती थी? और इस पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब की डिमांड है, जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था, उसको भी आप कैसे एनालाइज करेंगे? पहली बात तो ये है कि ये इतना ही फेक था जितना मूडी का डिग्री फेक है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे मिसाइल लॉन्च करने के पहले उसको इरेक्ट किया जाता है, उसके अंदर लॉन्च कोड देते हैं, फीड करते हैं, उसके बाद उसका फ्लाइट पाथ डेटा एंटर होता है, उसके बाद मल्टीपल लॉन्च कीज होते हैं ऐसे मिसाइल पे। मगर ये सब हो गया और वो लॉन्च भी हो गया, और इट्स इम्पॉसिबल कि गलती से लॉन्च हो। जब तक आप ये सब ना करें और ठीक से बटन को दबाएं, इट कैन नॉट टेक ऑफ। दूसरी बात ये है, इस पे सब मार्किंग्स निकाले गए थे, इस मिसाइल पे कोई मार्किंग था ही नहीं। मतलब ये था, और साथ साथ एक छोटा सा वॉरहेड जो था, जो इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा जब वो इंपैक्ट करेगा, इसलिए कि वो चाहते थे कि पता ही नहीं चले ये है क्या, किधर से आया है और क्या है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक बड़ा सीरियस था। ये हमारा टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम्स, रिस्पॉन्स टाइम्स, ये सब चीजें वो टेस्ट किया इन्होंने, और सक्सेसफुली टेस्ट किया। नहीं तो वो फोन करके बता देते कि भाई ये ऐसा हो गया है, मिसाइल हैज गॉन रोग। वो फौरन फोन उठा के करते, उन्होंने वो कोशिश भी नहीं की, इसलिए कि वो सोच रहे थे कि ये खुद एक्सप्लोड हो जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। अगर हमारे कोई मिसाइल्स रेडी होके लॉन्च होने लगते, या अब कम से कम प्लेन्स इंडिया के ऊपर पहुंच जाते, तो मैं कहता कि ये नहीं कोशिश करेंगे ऐसी चीज। मगर अब ये इतना कामयाब हुआ है इनका टेस्ट कि माय गॉड। ठीक है, चलिए इलाज साहब, मैं इस पे जनरल साहब का भी कमेंट लेती हूँ, वक्त बड़ा कम है। लेकिन जनरल साहब, आपके ख्याल से क्या प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि अगर आप कोई इवन टेस्ट भी कर रहे होते हैं तो आपको पहले बताना पड़ता है कि जी कुछ टेस्ट हो रहा है या इस तरह की कोई चीज़ है? और दूसरी बात, अब पाकिस्तान मुश्तरका तहकीकात की बात कर रहा है, तो आपके ख्याल से इससे मसला सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, जब भी मिसाइल्स लॉन्च होते हैं और आपने टेस्ट करने होते हैं तो पूरी दुनिया को बताना पड़ता है आपको, क्योंकि ये मिसाइल्स इस लेवल पे ट्रेवल करते हैं जहां पे दुनिया की जहाज सफर कर रहे होते हैं और उनको वारंट देनी पड़ती है और क्लियर एरिया बताना पड़ता है कि इस एरिया से आप दूर रहें। बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान भी करता है, पूरी दुनिया करती है। ये आज तक जब भी पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं, सारी दुनिया को बता के किए हैं लॉन्च, फिर दुनिया देखती भी है इसको क्या करता है। इसका तो कोई नोटिफिकेशन भी कहीं जगह नहीं था। फिर इट वाज ट्रैवलिंग एट 40,000 फीट, जिस पे आपकी बहुत ज्यादा एयरलाइंस सफर कर रही होती हैं उसके ऊपर। ये तो शुक्र है कोई नुकसान नहीं हो गया, लेकिन भारत ने तो कसर कोई नहीं छोड़ रखी थी इसमें। सही। और जिस तरह हिलाली साहब भी कह रहे थे, देखिए ये मामला इतना सादा नहीं है जितना भारत ने 3 लाइनों में कह दिया कि भाई गलती से लॉन्च हो गया। लॉन्च प्लान करके हुआ, गलत हो गया था तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, डिस्ट्रॉय नहीं किया उन्होंने हमारे रिस्पॉन्सेस टेस्ट किए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे वो शायद इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ी सुर्खी उठानी पड़ी है। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त दुनिया की सारी नजर यूक्रेन पे लगी हुई है या साउथ चाइना सी की तरफ लगी हुई है, तो वो अपना कोई ना कोई स्कोर सेटल कर सकते हैं। ये बहरहाल देखिए, मुश्तरका तहकीकात हो या कुछ भी हो, दुनिया इस चीज को नोटिस नहीं लिया, दुनिया ने ना ही वो लेगी इस चीज का नोटिस। दुनिया इस चीज का नोटिस भी नहीं लिया कि भारत की 7 कंपनियां ब्लैक लिस्ट हो गई थी दाइश को सपोर्ट करते हुए। फिर भारत ने गुज़िश्ता दिनों 3 मेजर पकड़े गए हैं स्मगलिंग रिंग्स, जो बाकायदा यूरेनियम स्मगल कर रहे थे। ये
तो भारत तो इस खित्ते को आग लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और दुनिया ने और आपने बड़ी रेलेवेंट बात की है। मैं इस पे शॉर्ट सा कमेंट इमरान साहब से भी जरूर लूंगी। इमरान साहब देखिए, ये तो उनका अपना एक एडमिशन भी सामने आ गया भारत का कि जी गलती से हुआ। दैट मींस कि आपका इतना सेंसिटिव मामला इतने ही ना अहल हाथों में है और दुनिया को कोई फिक्र नहीं। समीना, मेरी एयर डिफेंस के जो माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई है इस मौजू पे। देखें, ये बात तय है कि उन्होंने रिएक्शन और रिस्पॉन्स दोनों हमारे चेक करने थे, जानबूझ के किया है, गलती से नहीं हुआ। लेकिन जो उससे भी अहम बात है, ये एडमिशन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो गलती का एतराफ़ करना चाहते थे। जो माहिरीन है डिफेंस के, उनके मुताबिक ये एडमिशन भी एक चाल है। ये इसलिए उन्होंने किया कि अब वो इसके बाद आपसे उसका मलबा मांगेंगे। वो नहीं ये चाहते कि आप उस मलबे पे मजीद कोई तहकीक करके चाइना से मिल के या खुद और ये उनके जो है ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये पहले स्टेप के तौर पे ये एडमिशन किया है, अदरवाइज उन्होंने ये बात एडमिट ही नहीं करनी थी। इंडिया देखिए, आप इस वो कोई भी आपको चाल उससे चूकता नहीं है आपके खिलाफ कुछ भी करने को। लेकिन एक बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि 2014 से 2020 के दौरान उनके अपने जो फौजी हैं मुख्तलिफ हादसात में, ये इस तरह के असला बरूद से मुतल्लिक़ हादसात में 27 फौजी लाख और 159 जख्मी हुए हैं। वो उनका जो मामला है 34 जहाज और 7 वक्त खत्म हो रहा है हमारा। इसका मतलब है कि उनकी इंटेंशन इसमें तो थी एक गलत, लेकिन साथ में ना अहली भी बराबर की है। ठीक है जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह।